बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले भी नवम क्लास के उर्दू के सबक के साथ हम हाज़िर हुए थे। सबक का नाम था शहीद। वो भी हमने यहीं खड़े होकर आप लोगों को पढ़ाया था। यकीनन आप लोगों ने उसको सुना होगा और उसके जो भी लवाज़मात थे उनको अदा किया गया होगा। आज दो नए असबाक के साथ हम फिर हाज़िर खिदमत हैं। पहला हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। ये नसरी सबक है, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा। और दूसरा है गर्मी की शिद्दत, ये नज़म की सूरत में है और मीर अनीस साहब इसके शायर हैं। तो पहला सबक शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। ये सबक कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा। कुदरतुल्लाह शहाब साहब 1917 ईस्वी को गिलगित में पैदा हुए और भारत के पंजाब, सूबा पंजाब का एक ज़िला है अम्बाला, उसकी तहसील है रोपड़। वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। ज़िला अम्बाला की तहसील रोपड़, वहाँ पर तालीम हासिल की। और ये पाको हिंद के एक मशहूर सरकारी अफसर, जिसको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, वो रहे हैं। इनके वाले साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था। ये उर्दू के मशहूर अदीब रहे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल थे। गुलाम मोहम्मद साहब, उनके भी ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर मोहम्मद अयूब ख़ान, उनके भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा हॉलैंड में सफ़ीर भी रहे और पाकिस्तान में अदबी तंजीम में राइटर गिल्ड्स के नाम से उसके ये बानी रहे हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू इसके एजाज़ी सदर भी रहे हैं। शहाबनामा इनकी आप बीती है। आप बीती का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी का सारा निचोड़ इन्होंने शहाबनामा में लिख दिया है, बचपन से लेकर के आखिर तक। इस दौरान में जो भी इनके साथ वाक़यात पेश आए वो सारे इन्होंने इस किताब में लिख दिए। बहुत बड़ी मोटी सी किताब है, बहुत सारे असबाक हैं उसके अंदर, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। उन्हीं में से एक मौजू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी भी है। ये भी उसी किताब से लिया गया है जिसका नाम शहाबनामा रखा गया। आप बीती किसे कहते हैं? आप का मतलब खुद, बीती का मतलब जो खुद पर बीता जाए उसको कहते हैं आप बीती। यानी अपनी ज़िंदगी के जो भी वाक़यात होते हैं उनको कलमबंद करना, लिखना, उसका कोई मजमून बना देना, उसका कोई सब्जेक्ट बना देना, किताब बना देना, वो आप बीती कहलाता है। ठीक। बहुत सारे इनको एजाज़ात मिले, अवार्ड्स मिले हुकूमत की तरफ से भी और अदबी तंजीमों की तरफ से भी। किताबें भी इन्होंने बहुत सी लिखी, जिसमें एक किताब है माँ जी और एक किताब का नाम है सुर्ख फीता, एक है नफसाने, अफसाने नहीं नफसाने, नून से शुरू होगा। ये किताबें हैं जो कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने तहरीर की। इनकी ये किताब शहाबनामा जो कि इनकी आप बीती है, उसमें का एक इक़्तिबास समझ लें आप इसे, कि ये उस किताब के हिसाब से तो इक़्तिबास ही बनता है। वो बहुत मोटी सी किताब है, उसको पढ़ने में भी कमोबेश 15-20 दिन लग जाते हैं। तो उसमें से ये लिया गया है। ये उन दिनों की बात है जब ये जंग में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर भी रहे हैं। ये डिप्टी कमिश्नर जंग में हुआ करते थे, उस वक्त की बात है। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं एक तवील दौरे से वापस आ रहा था। तवील कहीं दूर परे से होकर आ रहे थे। एक पुरफज़ा मकाम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाक बंगला नज़र आया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ज़िला को, ज़िला के अंदर जो बनाए जाते हैं मुख्तलिफ रिहाइश गाहें। डाक बंगला का मतलब होता है
सरकारी अफसर की रिहाइशगाह। कि सरकारी अफसर जब कहीं दफ्तरों में जाते हैं दौरे पर, कहीं मुलाकात के लिए, उनकी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इमारतें तामीर की जाती हैं, उनको डाक बंगला कहा जाता था। वहाँ ये कुछ अरसे के लिए आराम कर लेते थे, आराम करने के बाद फिर आगे अपने सफ़र पर शुरू हो जाते थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाक बंगला इनको नज़र आया, जी चाहा कि घंटा 2 घंटा यहाँ आराम कर लिया जाए। ये साहब डाक बंगला में जैसे दाखिल हुए तो इनको मालूम हुआ कि डाक बंगला की छत तो है ही नहीं। पहले इन्होंने सोचा कि ये शायद ओपन एयर थिएटर की तरह का ओपन एयर डाक बंगला होगा। तो जब वो मुलाजिम साहब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने उनसे पूछा छत के बारे में, तो मुलाजिम ने बताया कि जो 1950 में जो सैलाब आया था, ये छत उसमें बह गई थी। अब कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने कहा कि भाई सैलाब तो ज़मीन पर आया था, ये छत ऊपर से कैसे बह गई। मुलाजिम सादा लोही सीधे सादे तरीके से उसने जवाब दिया, कहने के जी इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। सैलाब ज़मीन पर आया, छत इमारत की बह गई, यकीन इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। ये डाक बंगले में गए, वहाँ इनको कुछ पिर्च प्यालियाँ मिली। पिर्च प्यालियाँ मतलब एक प्लेट जिसके ऊपर कप रख के पिया जाता है, चाय पी जाती है, उसको पिर्च कहते हैं। प्यालियाँ जो प्यालियाँ से होती है जिसके अंदर सालन डाला जाता है, उनको कहते हैं। और रकाबियाँ प्लेटों को कहा जाता है। ये 3 चीज़ें इनको वहाँ मिली, पिर्च, प्यालियाँ और रकाबियाँ। उनकी पुश्त पर उनको जब पलट कर देखा तो उनके पीछे लिखा हुआ था जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 जॉनसन जॉनसन लंदन, यानी लंदन से वो बनकर आई हुई थी। जॉनसन जॉनसन कंपनी थी, उसने वो बनाई थी। और कब बनाई थी? 1854 में। अब ये परेशान है कि 1854 यानी 125 साल पहले, 150 साल पहले वो रकाबियाँ, वो प्लेटें जिनको फर्श पर होना चाहिए वो तो मौजूद हैं, वो छत जो ऊपर थी वो सैलाब के रेले में बह गई थी। ये चीनी के बने हुए बर्तन थे। बर्तन को यहाँ पे ज़रूफ का लफ्ज़ दिया गया। ज़रूफ किसे कहते हैं? ज़रूफ का मतलब बर्तन। खाने पीने के जो बर्तन जो घरों में आम इस्तेमाल होते हैं उनको ज़रूफ कहा जाता है। यहाँ भी यही कहा जाए, चीनी के बने हुए ये ज़रूफ 100 बरस पुराने, कम बेश 100 बरस पुराने ये ज़रूफ तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई वो छत वो 1950 के एक ही रेले में बह गई। ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब का उनको अब ये सब बीती है बात। अब इसी तरीके से, इसी रियायत से, इस वजह से, ये डाक बंगले की वजह से इनको एक डिस्पेंसरी याद आ गई। डिस्पेंसरी क्या थी? ये उस वक्त झंग के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से ये मुख्तलिफ दौरे करते रहते थे। कहीं अचानक दौरे पे चले जाते थे मुख्तलिफ सरकारी महकमों को देखने के लिए, और कहीं बताकर जाना पड़ता था। दोनों सूरतों में इनका दौरा जो है ना वो हुआ करता था। एक इंसान की आंख इन निज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होता। ये भी इन्होंने कहा। कहने का मतलब ये है कि जब अचानक कहीं जाया जाता है तो वहाँ जो खालिसतन जो चीज़ हो रही होती है वो नज़र आती है, जिसको आप ओरिजिनलिटी कहते हैं, वो चीज़ नज़र आती है। और अगर पहले से बता दिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर दौरे पे आ रहे हैं तो वो सब चीज़ों को सजा के अच्छे तरीके से बना के उनके सामने पेश करते हैं, तो ताकि उनको वो सारी चीज़ें अच्छी ही लगे, सब अच्छा है कि रिपोर्ट बने। तो इनकी आदत थी ये अचानक दौरा कर लिया करते थे। एक दफ़ा ये अचानक ही एक दूर अफ्तादा डिस्पेंसरी थी, वहाँ चले गए बगैर इत्तला दिए। दूर दराज देहात में अकेले घूमने फिरने का इनको बेहद शौक था। शौक भी था, फ़र्ज भी था, निभाते भी थे। इस तरह एक इंसान की आंख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती है जो डिप्टी कमिश्नर की आंख को नसीब नहीं होते। इन दो आंखों में बड़ा अजीब व गरीब फ़र्क है। कौन सी? एक आम इंसान की आंख और एक डिप्टी कमिश्नर की आंख। इन दोनों आंखों के बारे में बता रहे हैं कि बड़ा फ़र्क है इनके बीच में। मसलन क्या फ़र्क है? इंसान की आंख वो सब कुछ देखती है जो उसके सामने होता है। इंसान की आंख वो सब कुछ देखती है जो उसके सामने होता है। डिप्टी कमिश्नर की आंख सिर्फ वो देखती है जो उसको दिखाया जाता है, जो उसको बना कर रखा जाता है। यानी जब बता दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ ला रहे हैं तो वो उसके हिसाब से सारी चीज़ें सेट करके अच्छे तरीके से रंगो रोगन हर चीज़
सजा कर रख देंगे, हाँ जी हमारे यहाँ ये भी है, हमारे यहाँ ये भी है, हम ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, सारे काम उनको दिखाएंगे तो वो अच्छा ही कहेगा, उसको वो गलत कहाँ कहेगा। ये इस बात की तरफ आ रहे हैं कि इंसान की आंख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमीशन की आंख फकत वही देखने की आदि होती है जो इसको दिखाया जाता है। इसके अलावा इंसान की आंख अमूमन सीधी होती है। सीधी का मतलब जो कुछ नजर आता है सीधा साधा उसको नजर आ रहा है वो देख लेती है, हैं? डिप्टी कमीशन की आंख अपने टेढ़े तिरछे जावियों की वजह से किसी कदर भेंगी हो जाती। भेंगी का मतलब होता है आंखों का फिर जाना एक साइड, इसको कहते हैं भेंगापन, कि उनको एक ही चीज दिखाई जाती है, जो एक ही चीज देखते जाते हैं, लिहाजा वो उसी चीज को देखने के आदी हो जाते हैं, इसको वो भेंगापन कह रहे हैं। खैर उस दूर अफ्तादा गांव मुझे एक अस्तबल नजर आया। अब दूर अफ्तादा का भी नाम लिख लें, मायने लिख लें, दूर अफ्तादा, बहुत दूर, बहुत दूर दराज, मतलब जिला शहर से बहुत दूर, गांव में खेतों में कहीं जाकर थी। उस दूर अफ्तादा गांव में मुझे एक अस्तबल नजर आया। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जब वहां दौरे के लिए गए तो इनको वहां पे एक अस्तबल नजर आया। असल में वो अस्तबल नहीं था, वो वहां का अस्पताल था, सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल को इस तरीके से बना दिया गया था, कोई घोड़े बांधे खड़ा है तो किसी ने गधे बांधे हुए हैं, कोई भैंसे बांधे हुए हैं, हर बंदा अपनी जानवर सरकारी जगह अस्पताल में बांध के बैठा हुआ, तो वो दूर से अस्तबल ही नजर आ रहा था उनको। डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुए हैं। उकड़ू बैठने में पांव के बल बैठना, ठीक है, वो कुर्सी पर भी पांव के बल बैठे हुए हैं। कुर्सी पर वो तरीके से आराम से बैठा जाता है, पांव नीचे टांग करके लटका करके, लेकिन ये साहब डॉक्टर जो थे वहां पर, ये भी अनोखे किस्म के डॉक्टर थे कि इन्होंने लिबास भी पूरा नहीं पहना हुआ, नीचे धोती पहनी हुई है, ऊपर बुनियान, और बस इसके बाद कुर्सी पर बैठकर उकड़ू बैठे हुए, उसके ऊपर घुटने के ऊपर पर्चियां रखी हुई, उसके ऊपर बैठे अपने नुस्खे लिखे जा रहे हैं और वो भी मरीजों को दिए जा रहे हैं। गालिबन यहाँ सिर्फ नुस्खों से ही इलाज होता होगा, दवाई तो कोई दे नहीं रहे। मरीज जो कुछ बताता है उसका नुस्खा लिख कर उसको थमा देते हैं हाथ में। क्या मर्ज है, डॉक्टर साहब हर मरीज से सवाल करते। मरीज जो उसके गिर्द घेरा डाले खड़े हुए थे, लाइन नहीं बनी हुई, बाज़ाब्ता तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब कुर्सी बिछा के बैठे हुए, उकड़ू बैठे हुए, उसके ऊपर धोती बुनियान पहनी हुई है, घुटने पर पर्चियां रखे हुए हैं और मरीजों ने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है। जो मरीज उसके सामने आता है वो उससे पूछ लेते हैं हाँ क्या मर्ज है, यानी डॉक्टर नहीं बताएगा मर्ज क्या है, मरीज खुद बताए मुझे क्या मर्ज है। मरीज अपनी बिसात के मुताबिक अपनी मर्ज की खुद तशखीस करता। बिसात का मतलब अपनी हिम्मत कुव्वत, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक मरीज खुद ही अपना मर्ज बताता उसे, और ये डॉक्टर साहब बड़ी सूरत से जल्दी से वो नुस्खा उसके ऊपर पर्चियों पर लिखते और मरीज को नुस्खा थमा देते। दवाई कोई नहीं दी जा रही, सिर्फ नुस्खा दिया जा रहा है। गालिबन यह नुस्खा तावीज के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब इन्होंने खुद ये सोचा कि जो नुस्खे लिख लिख के दे रहे हैं, शायद कि ये मरीज इसको तावीज बनाए और गले में डाल लें, दवाई तो दे नहीं रहे, तो ठीक कैसे होगा। मरीज नुस्खा लेकर बगैर कोई दवा मांगे वहां से चला जाता था। फिर अब ये साहब जब वहां गए, इन्होंने पहनी हुई खाकी रंग की पतलून, सफेद रंग की शर्ट। अब वो वहां देहात का माहौल, हर बंदा धोती पहने आया हुआ है, किसी ने कपड़े पूरे पहने, किसी ने चप्पल पहनी, किसी ने नहीं पहनी। ये साहब वहां सिर्फ नुमाया नजर आ रहे हैं, पैंट भी पहनी हुई है, शर्ट भी पहने हुए हैं, सूट बूट हर तरह से गाड़ी में से उतरे हैं, एक अलग ही नजर आ रहे हैं सब में। अब ये वहां पहुंचे, क्या देखा, खाकी पतलून और सफेद शर्ट के लिहाज से जब उन्होंने देखा कि ये साहब पैंट पहने हुए हैं, खाकी पैंट है और पतलून, यहाँ शर्ट लिखा हुआ है, पतलून को पैंट कहते हैं आजकल, पहले पतलून कहते थे, और शर्ट तो आजकल भी कहे जाते हैं। पहले बुशर्ट कहा जाता था, उसके साथ बे शीन भी लगता था, आजकल सिर्फ शर्ट कहा जाता है, पहले बुशर्ट कहा जाता था। खाकी पैंट और सफेद बुशर्ट पहनकर जब ये वहां पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने इनको, अभी सब पेंट कह रहे हैं आजकल, हाँ जी हाँ जी, उतनी उर्दू में। हाँ तो पहले पतलून ही कहते थे, अब नहीं कहता कोई भी, सब पढ़ के आगे पैंट कहते हैं। हाँ फर्क बता देते हैं।
पेंट और पतलून है तो एक ही चीज। उर्दू में पतलून कहा जाता है, इंग्लिश में पेंट कहा जाता है। आजकल चूंकि इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, लिहाजा पतलून का लफ्ज जो है ना वो उर्दू के हिसाब से खत्म होता जा रहा है, पेंट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और शर्ट, पहले आजकल शर्ट कही जाती है, पहले बुशर्ट कही जाती थी, वो उसके साथ बेसिन मिला करके बुशर्ट लिखा जाता था। अब इन्होंने सफेद बुशर्ट और खाकी पतलून यानी पेंट पहनी हुई है। डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बिठा लिया, चूंकि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, सामने बेंच, और बेंच भी खाली नहीं था, बेंच के ऊपर डॉक्टर साहब का हुक्का और उनका पानदान रखा हुआ है। उन्होंने हुक्का पानदान हटाया और इन साहब को वहां पे अपने सामने बिठा लिया। उन्होंने कई बार मुझे दूसरे मरीजों पर तरजीह देने की कोशिश की। कई बार इन्होंने कोशिश की कि भाई दूसरे मरीजों को छोड़कर पहले इनको चेक कर लिया जाए, ये एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होते हैं। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मेरी तकलीफ जरा पेचीदा किस्म की है। पेचीदा का मतलब जरा मुश्किल किस्म की है। मुश्किल किस्म की है, तवील है, मुझे बताने में टाइम लगेगा, लिहाजा मैं आखिर में अपनी तकलीफ बताऊंगा। जब मरीजों का हजूम खत्म हुआ, मरीज खत्म हो गए, रश खत्म हो गया, आजकल रश कहते हैं, हजूम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में रश कहते हैं, तो डॉक्टर साहब बड़ी खैर सखाली से मेरी तरफ मतवज्जो है। खैर सखाली का मतलब बड़े अच्छे तरीके से तवज्जो देते हुए, खुशी से। मैंने निहायत संजीदगी से अपनी तकलीफ बयान की। अब इन्होंने तकलीफ बयान की। कहा क्या? डॉक्टर साहब, मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ खलल वाक़ हो गया है, मुझे बैठे बैठे वहम होने लगता है कि मैं जिला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूं। अब ये बात इन्होंने कही, डॉक्टर साहब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांग की कुर्सी से नीचे उतारी और ऐनक के ऊपर से गौर से देखने लगे ऊपर नीचे। 2-3 बार उन्होंने देखा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और वज़ा कता में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं, तराश खराश, वज़ा कता, सूरत, तराश खराश, लिबास की बनावट। तराश खराश का मतलब लिबास की बनावट, लिबास बनाने का तरीका। जब मेरी तराश खराश और वज़ा कता से डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत नहीं मिली तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए। इन्होंने जब कहा कि जी मुझे दिमाग में खलल हो गया है, मुझे यूँ लगता है कि मैं डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ जंग का, उन्होंने फौरन टांगे नीचे उतारी और तरीके से इनको देखा ऊपर नीचे गौर से, चश्मा हटा के। जब इनको यकीन हो गया कि ये डिप्टी कमिश्नर नहीं मालूम होते, कोई आम शहरी मालूम होते हैं, लिहाजा वो दोबारा से कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठ गए और घुटने पे कागज रखा, लगे अब नुस्खा लिखने। वो भी किसके लिए? कुदरतुल्लाह शहाब साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने बताई थी अपनी एक बीमारी। मुझे यकीन है कि अगर वक्त इन्हें मोहलत देता वो जरूर मेरे लिए बदहजमी का इलाज तजवीज़ फरमाते, लेकिन ऐन इस वक्त गांव के नंबरदार ने वहां पहुंचकर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया। मैंने कहा कि भी अगर इनको मौका मिलता तो जरूर बदहजमी की दवाइयां लिख के दे देते कि जी आपको गैस चढ़ गई है दिमाग में, इस वजह से आपको इस तरह का ख्याल पैदा हो रहे हैं। ऐन उसी वक्त नंबरदार था गाँव का, वो आया, उसने आकर उनको बता दिया कि साहब ये जिला झंग के डिप्टी कमिश्नर साहब आपके सामने आए बैठे हैं। डॉक्टर साहब बेतहाशा भाग कर अपने क्वार्टर में गए, उतरे। अब तो भाई गुंजाइश खत्म, अब शक व शुबा नहीं रहा, डरवा के कह दिया नंबरदार साहब ने कि ये डिप्टी कमिश्नर हैं जिला झंग के। साहब वो उतरे वहां से धोती समेत भागे, नंगे पांव घर गए तो बुनियान के ऊपर शेरवानी पहनी, शेरवानी पहन के हाथ में स्टेथोस्कोप लिया और चले आ गए। और नीचे वही धोती पहनी हुई है, कोई पैंट शर्ट या कोई शलवार वगैरह नहीं है। बुनियान के ऊपर शेरवानी पहनी और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। जब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ आवरी पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया, खुशी का इजहार फरमाया कि जिस तरह अफसर आता है कोई, उसके सामने लजाजत भी होती है, एहतराम भी होता है, खुशी भी एक जाहिर की जाती है, ये सारी बातें उसके अंदर आ गई। मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। अब उनको अस्पताल में ले गए। मैंने बड़ी वज़ादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया
वजादारी का मतलब बावकार तरीका। अफसराना शान के साथ, बावकार तरीके का मतलब अफसराना शान के साथ इन्होंने अस्पताल का दौरा करना शुरू किया, डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टिंचर आयोडीन, सोडा बाइकार्ब, एस्प्रिन और बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के सिवा और कोई दवाई मौजूद नहीं थी। दवाइयाँ कौन सी थी? टिंचर आयोडीन आमतौर पर जख्म वगैरह पर लगाई जाती, सोडा बाइकार्ब कार्बोनेटेड मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एस्प्रिन की टैबलेट, उस वक्त एस्प्रिन हुआ करती थी, आजकल डिस्प्रिन चल रही है, ये भी मौजूद थी, और कुछ बड़ी बड़ी बोतलें थी, उसके अंदर बासी पानी था कई दिनों का, दवाई नहीं बनाई गई थी, सिर्फ पानी उसके अंदर भरा हुआ था, और वहाँ अस्पताल में कुछ भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयाँ अक्सर साल के आखिर में आती हैं या फिर साल खत्म हो जाता है, दवाई नहीं आती। कि इसका बजट तो मंजूर होता है, इसके पैसे तो रखे जाते हैं अस्पताल के, लेकिन इसकी ना तो दवाई आती है, और अगर आती भी है तो साल के आखिर में एक आध बार कोई दवाई भिजवा दी जाती है। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस ताखीर का अस्पताल की हरदिल अजीजी या हिफाजत पर हरगिज कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था, यानी दवाई हो या ना हो इसका मरीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? कि मरीज रोज अफसू बढ़ रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हो या ना हो मरीज बहरहाल आते ही रहते थे। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस ताखीर का अस्पताल की हरदिल अजीजी या हिफाजत पर हरगिज कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि दवाइयाँ हों या ना हो मरीज बहरहाल अस्पताल में आ रहे थे और बढ़कर आ रहे थे पहले की निस्बत। और फिर डॉक्टर साहब ने अपने रजिस्टर के आदाद व शुमार से मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मतवातर कई साल से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, दवाई नहीं मिल रही, पर्चियां मिल रही हैं, और मरीज हैं कि फिर भी बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इस मकाम पर पूरे 9 बरस से मसीहाई कर रहे थे। पूरे 9 बरस का मतलब 9 साल से डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर, ये मसीहाई का मतलब डॉक्टर लगे हुए थे, मसीहा का मतलब इलाज करने वाला, मसीहाई इलाज कर रहे थे। इन्हें फख्र था कि इस दौरान मलेरिया के मरीजों में 75%, पेचश के मरीजों में 50%, खारिश के मरीजों में 45% इजाफा हुआ। मरीजों का इजाफा बता रहे हैं, कम नहीं हुए मरीज बढ़ रहे हैं। किस तरह? इस दौरान मलेरिया के मरीजों में 75% इजाफा हुआ, पेचश के मरीजों में 50% इजाफा हुआ, और खारिश के मरीजों में 45% तक इजाफा हुआ। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना 1931 में हुआ था, अब 1931 में वो हुआ, और अब ये साहब आए उसके बाद। डॉक्टर साहब ने मुझे अस्पताल का इंडोर वार्ड भी दिखाया, जो अस्पताल में वार्ड बना हुआ था वो भी डॉक्टर साहब ने दिखाया, जिसमें गालिबन इनकी भैंस बांधी जाती थी। वार्ड के अंदर डॉक्टर साहब की भैंस बांधी हुई थी, क्योंकि ये कोने में ताजा गोबर का निशान मौजूद था। सूखा गोबर नहीं था, ताजा गोबर था, जो भैंस ने शायद अभी अभी किया हो, वो गोबर यहाँ पर मौजूद था, उसका निशान वहां मौजूद था, मगर उसको वहां से साफ कर दिया गया था। वो डॉक्टर साहब जब गए थे घर में शेरवानी पहनने, स्टेथोस्कोप लेने, तो यकीनन कहकर आए होंगे कि भैंस को वहां से निकाल के वहां सफाई करा दो, तो पीछे किसी ने भैंस वहां से निकाल दी और गोबर की सफाई तो की, लेकिन निशान मौजूद था। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे विजिटर्स बुक पेश की, मैं इसमें अपनी राय का इजहार करूं। एक किताब हर सरकारी महकमे में लिखी होती है, उसे लॉग बुक भी कहते हैं, विजिटर्स बुक भी कहते हैं। उसके अंदर जब कोई बड़ा अफसर आता है, मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे विजिटर्स बुक पेश की। विजिटर्स बुक उन्होंने पेश की और इसमें अपने तासुरात लिखने को कहा। मैंने फिलबदी अर्ज किया। फिलबदी का मतलब फौरन, उसी वक्त। फौरन, सूरत से। फिल
तुल्यदही का मतलब फौरन, बैठे बैठे, खड़े खड़े, उसी वक्त। इन्होंने अपनी राय लिखी विजिटर बुक में। क्या लिखा? दुनियाई तिब में यह अस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाओं की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है। दुनियाई तिब के इलाज की दुनिया में यह अस्पताल संगे मील यानी एक मिसाल की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है। मरीजों की तादाद रोज औसत तरक्की पर है ज्यादा है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातर का इंतजाम है। वो भैंस बंधी हुई थी ना वार्ड में, उसके मद्देनजर रखते हुए करेंगे अस्पताल में जो मरीज दाखिल होते हैं वार्ड में, वहां पर एक भैंस भी रखी हुई है ताकि मरीजों को ताजा दूध मिले, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है, ये नहीं कि भैंस बांध दी तो गोबर नहीं उठाते, गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है। और मक्खियों की आमदरफ्त पर कोई खास पाबंदी नहीं, यानी दरवाजों पे कोई जाली खिड़की नहीं लगी हुई। मक्खियां आजादी से आ रही हैं, आजादी से जा रही हैं। मक्खियां जब आ जा रही हैं, खुला मोहल्ला मच्छर भी आ रहे होंगे। जब मच्छर ज्यादा आएंगे तो फिर मलेरिया में 75% इजाफा ही होगा, कम थोड़ी होगा वो। ये इन्होंने किताब में लिखा और किताब डॉक्टर साहब को लौटा दी। फिर ये वहां से अपने ऑफिस आ गए। चंद माह बाद, कुछ दिनों के बाद ये दोबारा फिर उस तरफ गए, उसी अस्पताल में। चंद माह बाद जब दोबारा वहां डिस्पेंसरी, इसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी। बदस्तूर का मतलब पहले की तरह, कायदे के मुताबिक। दस्तूर कायदे को कहते हैं, कानून को कहते हैं। जिस तरह कौमी असेंबली को दस्तूर साज असेंबली कहा जाता है। भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, भैंस तो वैसे ही बंधी हुई थी जैसे पहले बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर बुक के जिस वर्क पर मेरे पहले मुआयने की राय दर्ज थी वो गायब था। वो किताब विजिटर्स बुक जिसमें कुदरतुल्लाह शाह साहब ने अपने ख्यालात लिखे थे कि ये अस्पताल दुनिया तिब में संगे मील की हैसियत रखता है, वो पेज वहां से गायब था। भैंस मौजूद थी बाढ़ के अंदर ही और पेज वहां से गायब था। ये सबक यहाँ खत्म हुआ और आप लोगों ने यकीन इसको सुना। इसमें एक चीज की तारीफ बताई गई है, वो है आप बीती। आप बीती की तनसीफ तारीफ हमने भी आपको बताई और किताब के सफा नंबर 97 पर भी ये दर्ज है। यहाँ क्या लिखी हुई है? आप बीती उस तसनीफ को कहते हैं जिसमें मुसन्नफ ने अपने हालात और वाकयात खुद कलमबंद किए हों। यानी उस तसनीफ, उस लिखी हुई किताब को आप बीती कहते हैं जिसमें मुसन्निफ ने अपने हालात और वाकयात को खुद लिखा हो, किसी से नहीं लिखवाया, खुद लिखा हो, वो है आप बीती। ठीक, ये इसकी तारीफ इसके अंदर मौजूद है और सवाल जवाब और जो कुछ भी इसके अंदर काम है वो हमने करके आपको मवादे हल के जरिए पहुंचा दिया है। उसको अपनी कॉपी पर निकल करें। इसका होमवर्क हम लिख देते हैं यहाँ पे, घर का काम। मवादे हल से तमाम काम कापी पर हल कीजिए। आपने कापी पर उसको लिखना है, दूसरा है इसे याद भी करना है। जो काम भी आपको लिखकर दिया गया है उसको आपने याद भी करना है। इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके जुमले बनाने हैं। जुमले आप अपने अल्फाज में बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। कुछ बनाकर हमने मवादे हल में लिख तो दिए हैं, आप उनको तब्दील कर सकते हैं। ये सबक हमारा यहाँ खत्म। इसके बाद इंशाअल्लाह अब हम दूसरा सबक शुरू करते हैं। इसे अभी हमने अपनी किताब का एक सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी जो कि पहले नंबर पर था और कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा था, इसको पढ़ा। और अब हम दूसरा मौजू अपना लेते हैं, गर्मी की शिद्दत। ये नज़म की सूरत में है और लिखा है मीर अनीस साहब ने। दूसरा सबक जो है हमारा वो नज़म, हिस्सा नज़म में से है, गर्मी की शिद्दत। ये नज़म लिखी है मीर अनीस साहब ने। मीर अनीस, इनका नाम मीर बब्बर अली था। असल नाम जो इनका था वो मीर बब्बर अली था। ये 1803 ईस्वी को पैदा हुए फैज़ाबाद हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक जगह है फैज़ाबाद, वहाँ पर ये पैदा हुए। अनीस इनका तखल्लुस है जो कि शायरी में इन्होंने इस्तेमाल किया है। सैयद घराने में पैदा हुए। आप हज़रत मूसा काज़िम
ये एक इमाम गुजरे हैं, इमाम मूसा काज़म, उनकी औलाद में से थे। आपने शायरी में फ़ारसी और अरबी ज़ुबान के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए, ज़्यादा इस्तेमाल किए। मतलब उर्दू के भी हैं, उर्दू के भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन फ़ारसी के जिस तरह उर्दू और अरबी के बाज़ लोग कम इस्तेमाल करते थे, इन्होंने उनको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। शायरी उर्दू ही में करते थे। अनीस ने हज़ारों नोहे और बहुत से सलाम लिखे। नोहा किसे कहते हैं? सलाम क्या होता है? सलाम जिस तरह हम अस्सलाम वालेकुम तक सलामती भेजते हैं, इसी तरीके से नज़म की सूरत में भी सलाम किया जाता है। और नोहा किसी के इंतकाल पे जो लिखा जाता है, किसी के दुख में जो लिखा जाता है, किसी की जुदाई में, परेशानी में जो लिखा जाता है, उसे नोहा कहते हैं। आपने वाक़या करबला को अपने अशार में निहायत कमाल से मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी की सूरत में पेश किया। वाक़या करबला बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़यात में से है। उस वाक़या को मीर अनीस साहब, इनकी तकरीबन तमाम शायरी का मौजू ही वाक़या करबला है। नोहा लिखा है तो उसके बारे में, मंजर निगारी की है तो उसके बारे में, किरदार निगारी की है तो उसके बारे में, मुकालमा निगारी की है तो वाक़या वही सामने आता है। इनकी जितनी भी शायरी है, सारी शायरी में जो मौजू है वो वाक़या करबला ही है। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। जब इनके इंतकाल की खबर मिली तो हज़ारों की तादाद में लोग इनके घर पे जमा हो गए। इनको इनके घर में ही दफन किया गया, कब्रिस्तान में या इधर उधर नहीं, इनके घर में ही इनको दफन किया गया। मरसिया निगारी की तारीख में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मरसिया क्या होता है और नोहा क्या होता है? जब किसी का इंतकाल हो जाए उसके लिए जो नज़म लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं, और कसीदा वो होता है जो किसी की तारीफ में नज़म लिखी जाए, उसको कसीदा कहते हैं। नोहा वो होता है जब इंतकाल के बाद उस बंदे का दुख दर्द दोबारा से बंदे के सामने आता है, इंसान के सामने आता है, उसको जब मंजूम सूरत में लिखा जाता है उसको नोहा कहते हैं। मीर अनीस का नाम नोहा निगारी में, मरसिया निगारी में इसमें बड़ा मशहूर है। कोई और शायर इनके मद्दे मुकाबिल नहीं है इस चीज़ में। यहाँ जो नज़म है गर्मी की शिद्दत, इसका जो तज़करा है वो भी वाक़या करबला से ही मंसूब है। वहीं की गर्मी को इन्होंने यहाँ पे बयान किया है। ये पूरी नज़म हम आपको पढ़कर सुनाएंगे पहले, उसके बाद फिर एक एक बंद की तशरीह करेंगे। नज़म किस हैयत में बनाई गई है? नज़म मुसद्दस की हैयत में बनाई गई। मुसद्दस उसको कहते हैं जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों। जिस नज़म के एक बंद में 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाती है। जिसके एक बंद में 5 मिसरे हों वो मखमस कहलाती है। जिसके एक बंद में 4 मिसरे हों वो रुबाई कहलाती है। यहाँ एक बंद में 6 मिसरे हैं। मीर अनीस साहब ने जो ये नज़म लिखी है इसके एक बंद में 6 मिसरे हैं, लिहाजा हैयत के एतबार से ये नज़म जो है ये मुसद्दस कहलाती है। पहले हम नज़म पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। वो लू, वो आफताब की शिद्दत, वो ताब तब। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब तब। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब तब। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का। खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। आबे रवां से मुंह न उठाते थे जानवर। आबे रवां से मुंह न उठाते थे जानवर। जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। मर्दम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क से तर। खस खानाए मिजा से निकलती न थी नजर। गर आंख से निकलकर ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आब ले पाए निगाह में। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार। एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार। हंसता था कोई गुल न महकता था सब्ज़ार। कांटा हुई थी फूलों की हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीस से दिल सब के सर्द थे। पत्ते भी मिस्ल चेहराए मदकोक जर्द थे। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से।
शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू नमू निकालते थे सब सजार से, आईनाए महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमीन के बुखार से, गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। ये 4 बंद हैं मीर अनीस साहब के कुलियात मीर से ये लिए गए हैं। पहला बंद, वो नूर वो आफताब की हिद्दत, वो ताब और तब। आफताब का मतलब सूरज, ताब और तब शदीद गर्मी, ताबोतब का मतलब शदीद गर्मी। अब इस हिसाब से इसको सोचे, वो लू का मतलब गर्म हवा जो गर्मियों में अक्सर चलती है, वो लू वो गर्म हवा, वो आफताब की हिद्दत गर्मी, सूरज की गर्मी, वो ताब और तब और शदीद गर्मी। सूरज की ये शदीद गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से हवा गर्म होकर लू बन गई थी। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, दिन रोशन होता है सफेद होता है, शब काली होती है, रात काली होती है। अब यहां उनकी मिसाल दे रहे, काला था रंग धूप से, धूप इस कदर स्याह हो गई थी, जल के काली हो गई थी कि दिन भी रात की तरह नजर आता था। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, नहरे अलकमा दरिया फुरात को कहा गया है, नहरे अलकमा कि इस दरिया के भी लब का मतलब इसके किनारे, जो 2 किनारे होते हैं दरिया के नहर के, कि वो किनारे भी सूखे हुए थे। खुद नहरे अलकमा के, खुद वो नहर जिससे लोग पानी हासिल करते थे, जिससे जानवर पानी हासिल करते थे, जिससे तमाम जानदार पानी हासिल करते थे, उस नहर के अपने होंठ भी खुश्क थे, उसमें भी पानी की किल्लत थी, उसमें भी पानी मौजूद नहीं था। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। हबाब का मतलब होता है बुलबुले, हबाबों का मतलब है बुलबुले। बारिश के दौरान पानी पर जब कतरे पड़ते हैं तो उससे बुलबुले पैदा होते हैं, उनको हबाब कहते थे। खैमे जो थे हबाबों के, वो मंजर कशी हो रही है कहाँ की, वाक़या करबला की। करबला में के जो खैमे लगे हुए थे वो पानी में जिस तरह बुलबुले होते हैं ना, इस तरह बने हुए थे, तपते थे सबके सब बुलबुलों की तरह, गोल खैमे बने हुए थे बुलबुलों की तरह से। उनको हबाबों के से तशबीह दी है इन्होंने। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, वो खैमे जो लगाए हुए थे वहां के मकीनों ने जो वहां मौजूद थे वाक़या करबला में, उन्होंने जो खैमे लगाए हुए थे वो खैमे भी सारे गर्म थे, तप रहे थे बुरी तरह, तवे की तरह तप रहे थे, गर्म हो रहे थे। उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात था, उड़ती थी खाक मिट्टी उड़ रही थी, खुश्क था चश्मा हयात का, कि आदमी बाहर नजर ही नहीं आ रहे थे, लग रहा ही नहीं था यहाँ कोई हयात कोई जिंदगी मौजूद है। लोग गर्मी के मारे अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, हयात का वहां कोई नामो निशान नहीं था, जिंदगी वहां नजर ही नहीं आ रही थी। खौला हुआ था धूप से पानी फरात का, धूप इतनी तेज थी कि दरियाए फरात में जो पानी था वो भी उबल रहा था। खौला, खोलना कहते हैं पानी को उबलने को, गर्म नहीं, गर्म वो होता है जिसमें से भाप तो निकलती है लेकिन वो पकता नहीं है। खोलने का मतलब वो होता है कि जब वो पकना शुरू हो जाए, जब उबाल भी आ रहा है उसके अंदर, उस उबाल को खोलना कहते हैं। कि खोला हुआ था धूप से पानी फरात का, यानी पानी सिर्फ गर्म नहीं हो रहा था, पानी पक रहा था। वो धूप की वजह से दरियाए फरात का पानी पक रहा था, इतनी धूप इतनी गर्मी वहां पड़ रही थी। दूसरा बल, आबे रवा से मुंह ना उठाते थे जानवर। आबे रवा आप कहते हैं पानी को, रवा का मतलब चलता हुआ पानी। अब दरियाए फरात का तस्करा हो रहा है, दरियाए फरात में पानी रुका हुआ नहीं है, पानी बह रहा है,
उसकी बात हो रही। आबे रवां से मुंह न उठाते थे जानवर, यानी इस बहते हुए पानी से जानवरों को इतनी गर्मी हो रही थी कि वो बार बार आके पानी पी रहे थे, पानी से अपनी गर्मी कम करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर, तायर कहते हैं परिंदों को। तायर का मतलब उड़ने वाला यानी परिंदा। इसी लफ्ज से तैयारा बना है, जो कि जहाज के लिए कहा जाता है। हालांकि वो परिंदा नहीं है, लेकिन तैयारा का लफ्ज उसी से बना है, उड़ने का काम करता है। अमल उसका भी उड़ने वाला ही है, जैसे कि तैयारे अपने परिंदे उड़ते हैं। अरबी में उड़ना है, अरबी का अल्फाज चूंकि ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए इन्होंने ये लफ्ज लिया है। जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर, परिंदे जंगल में इधर उधर छुप रहे थे, दरख्तों में, पत्तों में। जहां उनको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती दरख्तों में, वो वहां छुप जाते थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। मर्दम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क से तर। मर्दम का मतलब इंसान, आदम से बनाया है मर्दम, इंसान, मर्द। मर्दम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क से तर। 7 पर्दों का मतलब कमरों में छुपे हुए, कपड़ों में छुपे हुए, और इसके अलावा जहां दरख्त हैं वहां बैठे हुए। इन तमाम पर्दों में रह करके, इन तमाम जगहों पर रह करके अर्क से तर, पसीने से तर थे। अर्क का मतलब है पसीना है, जब गर्मी बहुत पड़ती है तो इंसान को पसीना आता है, उसकी बात हो रही। मर्दम थे 7 पर्दों में, क्योंकि 7 पर्दों में भी अगर आदमी छुपकर बैठ रहा था तो भी वो पसीने में डूबा हुआ था। खस खाना मिजाज से निकलती न थी नजर। खस खाना मिजाज, ये 3 नुक्तों वाला जे है, उस जे वाला जे नहीं है, 3 नुक्ते जिसमें डलते हैं ये। खसखाने जा मतलब आंखों की पलकें। आंखों के ऊपर जो पलकें लगी हुई हैं उसको कहते हैं खसखाना मजा। खसखाना मजा से निकलती न थी नजर, कि धूप इतनी तेज थी कि आदमी अगर बाहर आता तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी। उन पलकों में से नजर बाहर नहीं आ सकती थी। तेज धूप होती तो आंखें वैसे भी बंद हो जाती, जब बंदा अंदर कमरे से बाहर आता है तो आंखें बंद हो जाती। इस तरह वो बता रहे हैं कि खसखाना मजा से निकलती न थी नजर, कि उन आंखों की पलकों में से नजर बाहर आने का दम नहीं रखती थी, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी। अगर चलो एक तो दम ही नहीं रखती, निकल ही नहीं पा रही, अगर निकल आती तो क्या होता? अगर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, अगर आंख से निकल के वो किसी रास्ते में रुक जाए, वो नजर आंख से निकली और रास्ते में कहीं रुक गई, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। आबले का मतलब फफोले, छाले। पांव वगैरह में, हाथ में जो छाले निकल आते हैं ज्यादा काम करने से, उसको आबले कहते हैं। कि पहली बात तो यह है कि आंखों की पलकों से निगाह बाहर ही नहीं निकल रही थी। दूसरी बात है अगर निकल ही आए तो क्या होता? अगर आंख से निकलकर ठहर जाए निगाह में, राह में, अगर आंख से निकल के वो रास्ते में कहीं रुक गई निगाह, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में, तो गर्मी इतनी थी कि उस निगाह के पांव में भी आबले पड़ सकते थे। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार। गुल का मतलब फूल, बरगोबार का मतलब पत्ते और समर। गुल बर्ग पत्ते, बार फल या समर। कोसों, कोसों का मतलब मीलों दूर तक। कोसों किसी शजर पे, मीलों दूर तक किसी भी दरख्त पर न गुल थे, कोई फूल नहीं थे, न बर्ग, न पत्ते, न बार, न उसमें कोई फल, न समर, कुछ भी नहीं था। दरख्त भी सूख गए थे। एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार। नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को, कि खजूर का दरख्त जो कि आमतौर पे होता ही सहरा में है, गर्मी में होता है,
इतनी शदीद गर्मी थी कि वो गर्मी का दरख्त जो था खजूर वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वो भी जल रहा था। ऐसा महसूस होता था कि वो भी जल रहा है। चिनार एक तरह का दरख्त होता है जिसके ऊपर कोई फल नहीं लगता, सिर्फ साए के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी तरह हंसता था कोई गुल ना महकता था सब्ज़जार। हंसता था कोई गुल, कोई फूल ऐसा नहीं था जो तरोताजा हंसता मुस्कुराता नजर आए। गर्मी से सब मुरझाए हुए थे। हंसता था कोई गुल, कोई फूल तरोताजा नहीं था, मुस्कुराता हंसता नजर नहीं आ रहा था। ना महकता था सब्ज़जार। सब्ज़जार का मतलब वो नखलिस्तान कह सकते हैं, जिस तरह आजकल पार्क होता है जिसमें सब्जा लगा हुआ होता है, दरख्त लगे होते हैं, उसको कह रहे हैं सब्ज़ाजार। कि ना तो कोई सब्ज़ाजार था वहां पर और ना ही कोई फूल जो मुस्कुराता हुआ फूल, खिला हुआ फूल, तरोताजा अच्छा फूल नजर आता, ये सब कुछ वहां नहीं था। कांटा हुई थी फूलों की हर शाख बारदार। फूलों की जितनी शाखें थी सब सूख कर कांटे की तरह सख्त हो गई थी। बारदार, बार का मतलब वही समर, बारदार वो शाख जिस पर कभी फल लगा करते थे वो सूख कर कांटे की तरह हो गई थी। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकोक जर्द थे। गर्मी ये थी, गर्मी इतनी थी कि दिल भी अंदर घबरा रहा था, सर्द थे, घबरा रहा था बिल्कुल से। पत्ते भी मिसले चेहराए मदकोक जर्द थे। मदकोक का मतलब टीबी का मर्ज। मदकोक को उर्दू में तबेदिक कहते हैं। तबेदिक जिसको हम इंग्लिश में टीबी का मर्ज कहते हैं। टीबी के मर्ज की यह खासियत है कि वो जितना भी सेहतमंद होगा, जब उसको टीबी का मर्ज हो जाता है वो जर्द पड़ जाता था, पीला हो जाता था। इसकी यहाँ पे बात है, पत्ते भी मिसले जर्द थे कि वो जितने पत्ते दरख्तों पे लगे हुए थे वो सारे पत्ते जो हैं गर्मी की वजह से जर्द हो गए थे। कैसे? जैसे कि टीबी के मरीज जर्द हो जाते हैं। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से। कछार कहते हैं उस जगह को जहां शेर रहता है। शेर के रहने की जगह। शेर के रहने की जगह। शेर उठते न थे धूप के मारे कछार से। धूप इतनी तेज थी कि शेर भी अपने कछार से बाहर नहीं आ रहे थे, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो भी छांव में अपनी जगह पे बैठे हुए थे। आहू नामू निकालते थे सब्ज़ाजार थे। आहू किसको कहते हैं? आहू कहते हैं हिरण को। आहू कहते हैं हिरण को, यानी हिरण जो सब्ज़ाजार में चौकड़ियां भरते फिरते हैं गर्मियों में। अब उनकी हालत ये थी कि वो उस सब्जे से, उस जंगल से, उस दरख्तों के नीचे से जो ठंडक होती उससे मुंह भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। खुद तो क्या बाहर आएंगे, मुंह भी वो बाहर नहीं निकालते। आहू ना मुंह निकालते थे सब्ज़ाजार थे कि ये जो हिरण थे ये भी सब्ज़ाजार से बाहर नहीं आ रहे थे। आईनाए महर था, आईनाए महर का था मुकद्दर गुबार से। आईना महर, आईना का मतलब यहाँ चेहरा है। वैसे तो शीशे को आईना कहते हैं, जिसमें बंदा अपनी सूरत देखता है उसको आईना कहते हैं, लेकिन यहाँ चेहरे पे आ रहा है और आईने में चेहरा ही नजर आता है। आईना चेहरा, मेहर सूरज, मुकद्दर छुपा हुआ। आईना मेहर का था मुकद्दर गुबार से कि मिट्टी से इतना गुबार, इतनी गर्द उड़ रही थी कि सूरज का चेहरा भी उससे छुप गया था। मुकद्दर का मतलब छुप गया था, आईना का मतलब चेहरा, मेहर का मतलब सूरज, यानी सूरज का चेहरा भी उससे छुप गया था। उस मिट्टी से इतनी मिट्टी उठी थी, मिट्टी हल्की हो गई, नमी नहीं थी उसके अंदर, लिहाजा वो हवा से उड़ रही थी। गिरदों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। गिरदों का मतलब आसमान। तब का मतलब है तपिश, गर्मी।
गिरदों को तब चढ़ी थी जमीन के बुखार से कि जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि इसकी जो हिद्दत थी, इसकी जो गर्मी थी, वो आसमान को भी बुखार चढ़ा गई। गर्मी से मुस्तरद था जमाना जमीन पर। उस जमाने में जितने भी अशखास थे, जब चीजें थी, जानवर हों, परिंदे हों, दरख्त हों, नहर हो, दरिया हो, इंसान हो, जो कुछ भी हो, जमीन से मुस्तरद था, परेशान था जमाना जमीन पर। उस जमीन पर उस वक्त जितने भी लोग थे जमीन पर, वो सब गर्मी से परेशान थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। जमीन इतनी गर्म हो रही थी कि अगर कोई दाना उसके ऊपर गिर जाए तो वो भुन जाता था, खिल की तरह। जिस तरह मकई भूनते हैं वो खिल जाती है, फूट जाती है, इसी तरीके से अगर मकई का दाना जमीन पर गिर जाता था तो वो भी भुन जाता था। ये कुलियात अनीस से इनकी नज़म ली गई थी। इसमें 2-3 चीजें और हैं, वो भी आप देखेंगे। अभी इसमें हमने जो पढ़ा, एक चीज की मिसाल दी गई थी, किस तरह खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब। हबाब बुलबुले को कहते हैं, बुलबुला तो पानी में बनता है। जबकि यहाँ जो बात चल रही थी वो करबला के मैदान की बात चल रही थी। करबला के मैदान में बुलबुलों का क्या काम था? नहीं, यहाँ वो खैमों को बुलबुला कह रहा था। यानी इसको कहते हैं तशबीह देना, मिसाल देना। इसको हम ग्रामर के हिसाब से क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 3 बातें आएंगी, तीनों बातों को हम पढ़ेंगे अभी। एक है तशबीह। तशबीह का मतलब होता है किसी चीज की मिसाल देना। दूसरा मुशब्बह। मुशब्बह यह है कि जिसकी मिसाल दी जा रही हो। मसलन एक चीज शम्मा है, एक चीज जुगनू है। जुगनू भी रोशनी देता है, शम्मा भी रोशनी देती है। जुगनू की मिसाल जब दी जाएगी शम्मा से, तो शम्मा जो है वो मुशब्बा होगी। और एक होती है मुशब्बा बह। इसमें 2 दफा बह आएगा। एक तो मुशब्बा में बाह मौजूद है, एक उसके बाद अलहदा से बाह लिखा जाएगा। मुशब्बा बाह यानी जिसकी मिसाल चाहिए। जिस तरह के जुगनू की मिसाल दें अगर हम शम्मा के लिए, तो जुगनू जो है वो मुशब्बा बाह कहलाएगा और शम्मा जो है वो मुशब्बा कहलाएगी। और इस अमल को पूरे को तशबीह कहा जाएगा। मसलन देखिए, एक शेर है इसमें, इलामा इकबाल साहब का शेर है। इसमें लिखा है जी, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में। जुगनू की रोशनी, काशानाए चमन में। पहला मिसरा, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है। फूलों की अंजुमन में। इसमें ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं। पहली बात तशबीह है, यानी जुगनू की तशबीह दी गई है किससे? शम्मा से। शम्मा भी रोशनी देती है, जुगनू भी रोशनी देता है, इसलिए जुगनू की रोशनी शम्मा से दी गई, तशबीह की गई। इसमें शम्मा जो है मुशब्बा है और जुगनू जो है मुशब्बा बा है। मुशब्बा उसको कहते हैं जिसकी मिसाल दी जाए, और मुशब्बा बा उसको कहते हैं जिससे तशबीह ली जाए। इसके अलावा मरसिया का हम आपको बता चुके। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जो किसी मरने वाले की याद में लिखी जाए। इसकी तारीफ आपके सफ़ा नंबर 146 पर मौजूद है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मरसिया पहले भी हम बता चुके और दोबारा अभी आपको बताते हैं, आपके किताब के सफ़ा नंबर 146 पर मौजूद है। मरसिया किसी मरने वाले की याद में कही गई नज़म को कहते हैं। इसमें मरने वाले की खूबियाँ बयान की जाती हैं। जो भी इंतकाल कर जाते हैं उसकी याद में जो नज़म कही जाती है उसको मरसिया कहते हैं। उसके उस नज़म में उसकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मुसद्दस, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो नज़म जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं वो मुसद्दस कहलाती है। वो नज़म
जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। इसी तरह एक नज़म ऐसी भी है जिसमें 5 मिसरे होते हैं, उसको हम मखमस कहते हैं। एक नज़म एक और बंद ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, उसको हम रुबाई कहते हैं। ठीक है, ये तीनों का फर्क है इसके अंदर, रुबाई, मुसद्दस और मखमस। रुबाई उसको कहते हैं जिसमें 4 मिसरे होते हैं, मखमस उसे कहते हैं जिसमें 5 मिसरे होते हैं, और मुसद्दस उसे कहते हैं जिसमें 6 मिसरे होते हैं। ठीक, ये इन तीनों का फर्क है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, किताब में भी है और आपके काम में भी लिख कर दिया गया है। अब जो मवाद हल हमने आपको दिया है उसका आप अपनी कॉपी पर नकल करेंगे और उसको याद रखेंगे। यही आपका होमवर्क भी है, घर का काम जिसको आप कहते हैं। घर का काम कॉपी पर लिखिए और दोया मुसद्दस, मखमस, रुबाई, मरसिया, नोहा और कसीदा। तारीफ याद करें। इन तमाम चीज़ों की तारीफ हमने अपने इसी लेक्चर में आपको बताई है, इसी तकरीर में बताई है। इन तमाम चीज़ों की तारीफ आप सुने और याद करें, अपनी कॉपी में भी लिखें। अब इंशाअल्लाह ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ। अगली दफ़ा हम अपने एक नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।